सादर प्रणाम। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 10 तारीख को है। 2 दिन शेष रह गए हैं। चुनाव का तापमान बढ़ गया है, व्यक्तिगत हमला होना शुरू हो गया है। आज से पहले भी नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को उनके विपक्षी द्वारा ये बात कही जाती थी कि जिनका परिवार नहीं है वो परिवारों का दुख सुख क्या जानेंगे, जिनके अपने बाल बच्चे नहीं हैं वो बाल बच्चेदारों का सुख दुख क्या जानेंगे। ये बात पहले भी कही जाती थी। देश में प्रदेश में जो लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको अपने निर्वाह के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, या जिनके घर नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, उनके मुश्किल हालात में गुजरते जीवन को देख के किसको ये एहसास नहीं होगा कि इनका जीवन कठिन है। कठिनाई में गुजारा करते देख के उनके प्रति किसके दिल में सहानुभूति या संवेदना नहीं आएगी। उसके लिए बाल बच्चेदार होना और परिवार वाला होना कहाँ से अनिवार्य है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना जीवन कठिनाई में गुजार रहा है, उसको प्रतिदिन खाने की सामग्री जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उसके इस कठिन संघर्ष को देख के, उसके इस दुष्कर जीवन को देख के हमारे आपके अंदर अनायासी संवेदना उमड़ पड़ेगी, दया आ जाएगी। तो इसके लिए ये अनिवार्य कहीं से नहीं है कि हमारे परिवार हों या हमारे बाल बच्चे हों। ये तो मानव मात्र का गुण है। सबके हृदय में सुख दुख अनुभूति करने की क्षमता ईश्वर ने दी हुई है। अपने ही सुख दुख की अनुभूति से हम दूसरे के सुख दुख का अनुमान करते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति और संवेदना रखते हैं। इसके लिए परिवार वाला होना और बाल बच्चे वाला होना कोई बहुत अनिवार्य नहीं है। लेकिन मान लीजिए राजनीति करने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं, शायद वो बातें चल जाए, जनता में उसका असर पड़ जाए, वो बातें राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दे, वोट का भारी मात्रा में हेर फेर कर दे। इसलिए इस तरह की बेतुकी बातें चलाने की कोशिश की जाती है। ये हम लोग के भारत की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। लेकिन कल अखिलेश यादव जी ने रड़ुआ शब्द का इस्तेमाल कर दिया। रड़ुआ शब्द का अर्थ होता है जिसकी पत्नी मर गई या विपत्निक। रड़ुआ शब्द योगी जी के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया ये समझ से परे है, क्योंकि ना तो उनका विवाह हुआ है, ना उनकी पत्नी मर गई है, ना वो भी विपत्निक हुए हैं। लेकिन बस कर दिया इस्तेमाल। किसी तरह नीचा दिखाना है, किसी तरह छोटा साबित करना है। वो अब उनके काम काजों के जरिए अगर आप उनको छोटा साबित नहीं कर सकते, उनकी उपलब्धियों के आधार पर उनको आप छोटा साबित नहीं कर सकते, तो व्यक्तिगत हमले करिए, अनाप शनाप आरोप लगाइए और उनको छोटा साबित करने की कोशिश कीजिए। परिवार वाला न होने का, पत्नी नहीं होने का अगर आरोप लगाना है तो उनको अविवाहित भी कहा जा सकता है। वैसे हैं तो वो ब्रह्मचारी, क्योंकि वो मठ के मठाधीश हैं और मठाधीश होने की शर्त यही है कि आप सांसारिक जीवन का परित्याग करेंगे, अपना एक परिवार रूपी संसार बनाकर उसमें लीन नहीं होंगे, आप बड़े परिवार को अंगीकार करेंगे। तो इसलिए हैं तो वो ब्रह्मचारी, लेकिन अगर आपको ताना मारना है कि इनके परिवार नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, पत्नी नहीं है, तो उसके लिए आप अविवाहित भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन रड़ुआ शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब है कि एक व्यक्ति की जो गरिमा समाज में है उसको गिराने का प्रयास। अब गिरता है या नहीं गिरता है ये शायद सोचने का उनके पास इस वक्त समय नहीं है। वो चुनावी आवेश में है, चुनावी उत्तेजना में है। लेकिन पूरी प्रदेश की जनता चुनावी उत्तेजना में नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता का सब कुछ चुनाव में नहीं लगा हुआ है कि अब या तो इस पार या उस पार, चाहे इस कीमत पर चाहे उस कीमत पर, चाहे ये करके चाहे वो करके, चाहे जिन्ना को लाके चाहे पाकिस्तान को क्लीन चिट देके, कुछ भी करके अब सब कुछ दांव पे लगा हुआ है तो सब कुछ लगा दो, पूरी ताकत झोंक दो। ऐसे मूड में जनता नहीं है। जनता अपना सामान्य जीवन यापन कर रही है, चुनाव की गहमा गहमी देख रही है, सब कुछ तटस्थ होकर समझ रही है। तो उस तटस्थ लोगों को क्या ये शब्द अच्छा लगेगा? और आपके इस शब्द इस्तेमाल करने से ये जो तटस्थ जनता है, क्या इनके मन में वास्तव में योगी जी की प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी या योगी जी की प्रतिष्ठा गिर जाएगी? केवल परिवार वाला होने से अगर देश प्रदेश की जनता का
सुख दुख की अनुभूति होती अपने हृदय में, या उनके सुख दुख समझ में आने लगते, तो अब तक भारत का कल्याण हो गया होता। लेकिन कल्याण करने के लिए ये नहीं कहा जा रहा है कि तब अविवाहित होना ही जरूरी है। कहने का मतलब है दोनों ही शर्तें जरूरी नहीं है, दोनों अवस्थाओं में देश की सेवा हो सकती है। कोई परिवार वाला भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो देश की अभूतपूर्व सेवा करे और उसका कोई उदाहरण ना हो। ये भी हो सकता है कि जो बिना परिवार वाला है वो भी देश की ऐसी सेवा करे कि उसकी भी कोई तुलना ना हो। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी अविवाहित थे, उनके भी बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन आज देश में कोई भी उनको कमतर नहीं कह सकता है। उनके निष्ठा पर, देश के प्रति निष्ठा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उनके विकास कामों को कहीं से कमतर नहीं कहा जा सकता है। आधुनिक भारत की नींव रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी अविवाहित थे। अभी एक अविवाहित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाकर अभी सामने जो लोग हैं और गुजरे हैं उनको ही अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी भी विवाहित तो जरूर हैं, लेकिन परिवार से उनका सरोकार नहीं है। वो परिवार को का एक तरह से कह लीजिए कि परित्याग ही कर चुके हैं और देश को अपना परिवार मानकर अपना सारा समर्थ, अपनी सारी निष्ठा अपने देश को समर्पित किए हुए हैं। उनको किसी से कमतर नहीं कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी चूंकि वर्तमान समय में उनके बहुत सारे विरोधी हैं जो उनकी आलोचना निंदा करते रहते हैं, लेकिन जब ये इतिहास का पन्ना पलट जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी एक स्वर्ण युग की तरह याद किए जाएंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक स्वार्थवश और व्यक्तिगत स्वार्थवश उनकी निंदा आलोचना की जा रही है, उनका मूल्यांकन उनके कामों पर नहीं हो रहा है। तो ये तो वक्त बताएगा। वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, वक्त सबसे बड़ा निर्णायक होता है। वक्त, आज आपके पास ताकत है तो आप सबकी जुबान बंद कर सकते हैं, आज आपके पास ताकत है तो आप दिन को रात साबित कर सकते हैं। लेकिन वक्त कितना बड़ा न्यायाधीश है कि जैसे ही वो उसका चक्र घूमता है सच सबके सामने आता है। एक दिन ये सच सबके सामने आना है कि नरेंद्र मोदी जी वास्तव में क्या थे। आज अगर उनकी प्रशंसा की जाए तो आपको भक्त कहा जाएगा और निंदा की जाए तो आपको चमचा कहा जाएगा। दोनों चीज़ों को छोड़ देते हैं और इंतजार करते हैं वक्त का। वक्त बताएगा कि वो क्या थे, वो सबके सामने आएगा, क्योंकि वक्त बीतते भी देर नहीं लगता है। उंगली पर गिनते वर्ष बीत जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी किसी भी प्रधानमंत्री से कमतर नहीं दिखते हैं, बल्कि बहुत श्रेष्ठ दिखते हैं। उन्होंने भारत की बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान इस तरीके से कर दिया जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो भी अविवाहित हैं, उनका भी परिवार बाल बच्चे नहीं हैं। अविवाहित नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक तरह से हैं ही, और उनके भी बाल बच्चे नहीं हैं। अब योगी जी पे यही आरोप लगता है। खैर, लगने को तो मोदी जी पर अब भी लगता है, लेकिन मोदी जी उन आरोपों को पार कर आए हैं। मोदी जी अब उन आरोपों में घिरते नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी जैसा करुण हृदय वाला प्रधानमंत्री भारत में दूसरा नहीं होगा, जिसने निचले तबके और दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग के लिए जितने काम किए, उनके जीवन को के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने जितने काम किए और उन कामों को जमीन पर उतारा और वास्तव में उन कामों के जरिए उनके जीवन में बदलाव लाकर दिखाया, ऐसा इससे पहले देखने नहीं मिला है। नारे सुने गए बहुत सारे, कार्यक्रम बनते बहुत सारे देखे गए, पर उनको जमीन पे उतर के जीवन में बदलाव लाने तक कोई प्रधानमंत्री उस पर नज़र रखता हो, ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखने मिला है। तो नरेंद्र मोदी जी अब उन आरोपों के घेरे में नहीं आते हैं, लेकिन अब योगी जी के विषय में वही आरोप शुरू कर दिया गया है। बाल बच्चे वाले नहीं हैं, परिवार वाले नहीं हैं, तो बाल बच्चे किसी की पीड़ा क्या समझेंगे, किसी का दुख दर्द क्या समझेंगे। इससे भी आगे बढ़ के अखिलेश यादव जी ने उनको रड़ुआ कह डाला, जबकि रड़ुआ वो कहीं से नहीं है। न वो विपत्निक है, न उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, न वो शादीशुदा थे। प्रतिष्ठा गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इससे प्रतिष्ठा नहीं गिरेगी योगी आदित्यनाथ जी की
किसी की प्रतिष्ठा किसी के निंदा करने से अगर गिरती तो सबकी प्रतिष्ठा बैठ के गिरा दी जाती। प्रतिष्ठा अपने ही कर्मों से बनती है और प्रतिष्ठा अपने ही कर्मों से गिरती है। योगी जी ने प्रदेश को स्वर्ग बना दिया हो ऐसा भले ही नहीं हो, लेकिन योगी जी ने जो किया है उसकी तुलना अन्य किसी भी सरकार से नहीं की जा सकती है। अन्य किसी भी सरकारों के दौर में जो काम हुए, जो विकास हुए और जो कानून व्यवस्थाएं रहीं, उसकी तुलना में योगी जी का ये विकास, योगी जी के काम, और वो भी कोरोना जैसी आपदा के बीच में, स्वर्ग तुल्य ही है। योगी जी को अभी बहुत सारे काम करने हैं और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक जरूरत है। तो योगी जी अपने कर्मों से कहीं भी अप्रतिष्ठित नहीं है। योगी जी ने अपने कर्मों की बदौलत प्रदेश की जनता के दिल में जगह बनाई है, सम्मान पाया है, सम्मान देने की कोशिश की नागरिकों को, प्रदेश के नागरिकों को, इसलिए वो सम्मान के पात्र भी हैं और वो सम्मान पा रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश जी ने योगी आदित्यनाथ को चीलम पीने वाला बाबा कहने की कोशिश की थी। जब उन पर टोटी चोरी का आरोप लगा और उनके साथ चिपक ही गया करीब करीब टोटी चोरी का आरोप, तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने कहा था कि इन्हीं अपराधियों से, उनके घर से मैं चीलम खुजवाऊंगा या चीलम बरामद करा के दिखाऊंगा। उनका तात्पर्य था कि टोटी उखड़ने का आरोप उन पर झूठा है और ऐसा आरोप चीलम खोजने का वो भी लगवा सकते हैं उन्हीं अधिकारियों से। उसको अपने प्रति बदले की भावना से की गई कार्रवाई उन्होंने कहा था, कहने की कोशिश की थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी एक सात्विक व्यक्ति हैं, नशा करने वाला व्यक्ति, चीलम का नशा हो या कोई भी नशा हो, नशा करने वाला व्यक्ति इतना नियम परायण और इतना कर्मठी कभी नहीं हो सकता। ये सबको अपने सामान्य अनुभव से ज्ञात होगा। नशा करने वाला व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जगना, नित्य क्रियाकलाप करना और दिन भर अनवरत काम करना, फिर भी न थकना, हल्के मन और स्फूर्त और ताजे मन के साथ सो जाना और पुनः ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना, और ये क्रियाकलाप अनवरत, मान लीजिए पहले का हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन अनवरत 5 साल से, ये किसी नशेड़ी के बस का नहीं है, किसी भी तरह का नशा करने वाले के बस का नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के घर से एक नई 100 चीलम भी बरामद करके अखिलेश जी उनको चीलम पीने वाला बाबा साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चिपकती वही चीज़ें हैं आपके व्यक्तित्व के साथ या आपके नाम के साथ। कुछ भी जोड़ देने से वो विख्यात नहीं हो जाएगा और वो आप पे चिपक नहीं जाएगा। चिपकेगी वही चीज़ें जो जैसे आप होंगे, जो आपके साथ मैच करती होंगी, जो आप पे सूट करती होंगी, वही चीज़ें चिपक जाती हैं और समाज की जुबान पर वो आ जाती है। तो अखिलेश यादव जी ने योगी जी के ऊपर व्यक्तिगत हमले और उनकी प्रतिष्ठा गिराने वाले बहुत सारे हमले किए, पहले भी किए और अभी चुनाव में भी कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, इन हमलों से और इन ओछे बयानों से चुनाव में अखिलेश जी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसका इस्तेमाल अगर वो चुनावी लाभ को ध्यान में रख कर कर रहे हैं तो इसका कोई लाभ उनको मिलने वाला नहीं है। और अगर वो आवेश में दे रहे हैं, इस आवेश में कि वो योगी जी की कोई निंदा नहीं कर पा रहे हैं, उनके शासनकाल की, उनके क्रियाकलापों की कोई निंदा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर माहौल उनके पक्ष में जाता देखकर कभी कभी आशंकाग्रस्त होकर खींच के दे रहे हैं, तो भी इसका उनको बुरा परिणाम ही पाना है, तो भी इससे उनको चुनाव में हानि ही मिलनी है। तो इसका उनको क्या फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, जो भी मिलना है वो 10 मार्च को पता चल जाएगा। चलिए 10 मार्च का इंतज़ार करते हैं। सादर प्रणाम।